नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सुभाषिष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। आज चर्चा करेंगे कि मेष राशि वालों का समय कैसा होगा जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपनी मीन राशि को छोड़कर अपने मित्र मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे। कैसा उनका समय रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक साल तक, कम से कम एक साल बृहस्पति यहीं रहेंगे। तो ये जो गोचर है मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन लोगों की पत्रिका में, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा मेष राशि में विराजमान हों, मैं उन्हीं लोगों की पत्रिका के बारे में बात कर रहा हूं, उन्हीं के गोचर के बारे में बात कर रहा हूं, उन्हीं के फलादेश के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपका जन्मकालीन चंद्रमा मेष राशि में यानी 1 नंबर में विराजमान है, मैंने यहां अनेकों और भी ग्रह बिठाए हैं, जैसे गुरु भी यहां बिठाए हैं, राहु यहाँ, सूर्य और चंद्रमा भी यहाँ बैठाएं। गुरु यहाँ इसलिए बिठाएं कि गुरु यहाँ पर 22 अप्रैल को आ जाएंगे। चंद्रमा मैंने यहाँ इसलिए बिठाए कि आपकी मेष राशि, एक्चुअल राशि जो मेष होगी, जो जन्मकालीन राशि हम कहते हैं, इससे जब आपका जन्म हुआ था, जब आपका बर्थ हुआ था, तब आपका चंद्रमा कहाँ था, उसी के अनुसार हम फलादेश भी आपको दे रहे हैं। चंद्रमा इसलिए यहां विराजमान है। राहु यहां पर इसलिए बिठाए हैं कि राहु मेष राशि में चल रहे हैं। सूर्य इसलिए बिठाए हैं कि सूर्य भी 22 अप्रैल को मेष राशि में ही रहेंगे। ये 4 ग्रह मैंने मेष राशि में बिठाए हैं। अब बात करते हैं कि ये साल मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति कम से कम 12-13 महीने एक राशि पर भ्रमण करते हैं, तो मेष राशि में ही यहां रहेंगे। लगन में विराजमान होकर, बृहस्पति लगन में विराजमान होकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, आपके सप्तम भाव को देखेंगे, आपके नवम भाव को देखेंगे। यहां यह बात तय है कि अगर पंचम भाव को बृहस्पति ने देखा तो आपके संतान पक्ष में थोड़ा सा बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा। संतान का जो कार्य नहीं हो रहा होगा वो होना आरंभ हो जाएगा। यहां अगर सप्तम भाव को बृहस्पति देखेंगे तो पार्टनर से कोई अनबन चल रही हो या बिजनेस में परेशानियां चल रही हो तो उसको अच्छा कर देंगे। यहां नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को थोड़ा सा बली कर देंगे। आपको लगेगा कि थोड़ी मेहनत करने के बाद मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन अभी ये बात तय नहीं हुई है कि ये सब कुछ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं वहां का फल खत्म कर देते हैं। जहां विराजमान होते हैं, लगन में बृहस्पति विराजमान होंगे तो व्यक्ति को लगन सब कुछ है, वो मूल है, वो जड़ है। व्यक्ति तभी सोच पाएगा, तभी व्यापार कर पाएगा, तभी उसका भाग्य जगेगा जब वह खुद शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अगर लगन कमजोर है, क्योंकि जहां पर बृहस्पति विराजमान होते हैं मेष राशि में, वैसे तो उनकी मित्र की राशि है, लेकिन यह भी कहा गया है कारको भाव नाशाय,
बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव का नाश करते हैं, उसकी कमियों को और बढ़ा देते हैं। तो व्यक्ति के लगन में विराजमान होंगे, मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान हो सकता है। वहीं राहु और गुरु का चांडाल दोष भी बना हुआ है। राहु और गुरु का चांडाल दोष व्यक्ति को और मानसिक रूप से परेशान करता है। वो भी एक माइनस पॉइंट हो गया लगन के लिए, कि व्यक्ति तभी काम कर पाएगा। ये तीनों काम मैंने बताए कि संतान पक्ष में अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, आपको विद्या को लेकर के डिसीजन लेना पड़े, आपको बिजनेस को लेकर के डिसीजन लेना पड़े, आपको भाग्य को कि ये मैं काम करूं या ना करूं, ये डिसीजन लेना पड़े, तो मूल जो है वो आप ही हैं। अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे। इसलिए आपको राहु और गुरु का चांडाल दोष कुछ न कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। मेष लगन वालों के लिए बृहस्पति किन किन भावों के कारक बनते हैं? नवम भाव के कारक बनते हैं। एक राशि उनकी नवम में है, दूसरी राशि उनकी 12वें हाउस में है। एक राशि से बृहस्पति अपने से पंचम चले गए और दूसरी राशि से बृहस्पति अपने द्वितीय भाव में चले गए। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों राशियां गुरु की अच्छी स्थिति में चली गई। एक पंचम में चली गई और एक दूसरे में चली गई। यहां पर बृहस्पति व्यक्ति को अधिक परेशान नहीं करेंगे धन के मतलब से। खासकर अगर व्यक्ति को धन आना होगा तो व्यक्ति का धन आएगा, भाग्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन कैसे सही हो? मानसिक संतुलन उसका खराब हो सकता है, वो केवल राहु के कारण। सब कुछ है मेरे पास लेकिन मैं परेशान हूं, धन भी है, दौलत भी है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक छोटी सी कमी है। उसी चीज को लेकर के राहु परेशान करेगा, क्योंकि दोनों राशियों से बृहस्पति अच्छी स्थिति में गए हैं। वैसे अगर कहा जाए कि जब चंद्र, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको समझा देता हूं कि बृहस्पति का मेष राशि के अंदर गोचर कष्ट लेकर के आता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को। एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूं कि हम बृहस्पति को मेष राशि में क्यों खराब कहेंगे। यहां मैंने सारी बातें आपको अच्छी बताई, आपने कहा कि बहुत बढ़िया मेरा साल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे, अनेकों वीडियो आपके सामने आएंगी कि मेष राशि वालों का यह साल बिल्कुल खराब जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि बृहस्पति जन्मकालीन चंद्रमा से पहले भाव में या तीसरे भाव में गोचर करता हो तो उस व्यक्ति को हानि होती है। लेकिन हानि यहां पर किस बात की है? कभी भी हम गोचर को देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति की कुंडली क्या कह रही है, उसकी दशाएं अंतरदशाएं क्या कह रही हैं। अगर आपकी दशाएं ठीक हैं, अंतरदशा ठीक है, तो आपको ये गोचर छू के चला जाएगा। कष्ट होंगे लेकिन बहुत कम, परेशानियां होंगी लेकिन ना के मतलब। यहां हमें यह भी देखना होगा कि बृहस्पति किस नक्षत्र में चल रहे हैं। तो बृहस्पति मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट तक रहेंगे। जब 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु के नक्षत्र में रहेंगे तो बृहस्पति और केतु का संबंध आपकी जन्म कुंडली में, आपके गोचर में
आपको प्रभावित करेगा। जब केतु क्या है? केतु मोक्ष है, केतु आध्यात्म है और बृहस्पति आध्यात्म है। ऐसा व्यक्ति भौतिकवादी ना बन करके आध्यात्म की तरफ मुख मोड़ सकता है। कब तक? जब तक 13 डिग्री 20 मिनट तक गुरु केतु के नक्षत्र में रहेंगे। वहीं उसके उलट मेष राशि वाला जातक ही जब 13 डिग्री 20 मिनट से गुरु बाहर जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो वही मेष राशि वाला व्यक्ति भौतिकवादी बन सकता है। आप देखिएगा कि भरणी नक्षत्र में 21 जून को, भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में 21 जून को बृहस्पति आ जाएंगे। आपकी दिशा दशा दोनों चेंज हो जाएंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं महात्मा से एक फिल्म स्टार बन गया। आपकी सोचने की प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। कहाँ मैं जंगलों में जाना चाहता था, कहाँ मैं पूजा पाठ करना चाहता था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं भौतिकवादी बन चुका हूं। ऐसा व्यक्ति मटेरियलिस्टिक हो सकता है, खासकर 21 जून से जब भरणी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यही मेष राशि वाले जातक, आप ऐसा समझिए कि हमारी स्थितियां चेंज होती रहती हैं। जब हम अध्यात्म की तरफ मुख मोड़ रहे हैं तो हम केवल केतु के नक्षत्र में काम कर रहे हैं, और जब हम शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं तो हम गुरु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में आएंगे, तो शुक्र प्रबल होकर के व्यक्ति को भौतिकवादी बना देगा। ऐसे ही जब बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में आएंगे तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी को सलाह दे दे, जब सूर्य के नक्षत्र में गुरु रहेंगे उस समय का पीरियड, खासकर मेष राशि वाला अगर व्यक्ति किसी को सलाह दे दे तो उसका तो जीवन धन्य हो गया। स्थितियां अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से व्यक्ति की बदलती जाएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि केतु आध्यात्म की उन्नति कराता है। व्यक्ति इस समय 22 अप्रैल से लेकर के 21 जून तक आपका जो स्वभाव है बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप कहेंगे दीन दुनिया को छोड़ करके पहाड़ों पर तपस्या करने चला जाऊं, या अपने घर में बैठ करके ही अपने मन की सुनूं। व्यक्ति थोड़ा सा अध्यात्मवादी हो जाता है, और जैसे ही शुक्र का नक्षत्र आएगा 21 जून के बाद व्यक्ति भौतिकवादी बन जाएगा। वो कहेगा मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही सूर्य के बारे में मैंने कहा आपको कि सूर्य में उसकी स्थितियां चेंज हो जाएंगी। तो स्थितियां अलग अलग चेंज होती रहेंगी समय के अनुसार। ऐसे ही 21 जून के बाद गुरु 4 सितंबर को वक्री भी होंगे, तो वक्री का प्रभाव व्यक्ति को, मेष राशि को वाले को कुछ अलग झेलना पड़ेगा। 31 दिसंबर को वो मार्गी हो जाएंगे, और 30 अक्टूबर राहु जब मीन में चले जाएंगे, राहु अभी मेष राशि में चल रहे हैं आपके, अक्टूबर को मेष राशि से निकल के राहु मीन राशि में चले जाएंगे, तो परिस्थितियां बिल्कुल चेंज होने लगेंगी। अगर व्यक्ति परेशान होगा तो राहु के कारण, मैंने आपको बताया पहले कि राहु और गुरु का चांडाल दोष ही व्यक्ति को परेशान करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु मेष से निकल करके मीन में चले जाएंगे तो व्यक्ति की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। जो परेशानी थी वो कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इन लोगों को परेशानियां आएंगी क्या, किस किस भाव से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किन किन समस्याओं का उस व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। देखिए,
9वें भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो 9वां भाव भाग्य का होता है, 12वां भाव विदेश यात्रा का होता है। मैंने पहले भी कहा कि ये राशियां अच्छी गई हैं, अपने से पंचम गई हैं, अपने से द्वितीय गई हैं, यहाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्हीं भावों को लेकर के व्यक्ति थोड़ा सा परेशान हो सकता है कि जितनी मेहनत हम यहाँ कर रहे थे उतना उसको फल नहीं मिलेगा। जहां आप विदेश यात्रा की सोच रहे थे, मुझे विदेश यात्रा जाना है, मेरा वीज़ा लगने वाला है, तो वहां कुछ न कुछ समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, खर्चे अधिक हो सकते हैं, इनमें कमी करेगा। मतलब जो भाग्य में भी कमी करेगा थोड़ा सा, और जहां हमारे कार्य होने वाले थे, विदेश यात्रा जाना चाहते थे हम, लेकिन वो कार्य हमारे संपूर्ण रूप से चल रहे हैं, लेकिन अचानक से स्टॉप लग सकता है। यही मेष राशि वालों को समस्याएं आएंगी। और खासकर कब समस्या आएंगी? 30 अक्टूबर तक खासकर समस्या राहु देगा उनको, ना कि गुरु देगा। राहु उनको भ्रम में डाले रखेगा कि ये मेरा काम होने वाला है, लेकिन अंदर से कोई व्यक्ति कर रहा है उस काम को, नहीं कर रहा, उसको पता भी नहीं चलेगा। यही राहु की खासियत है। कार्य तो मैंने आपको कागज पत्र दे दिए, लेकिन आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये भ्रम में डाल के रखेगा राहु, जब तक राहु मीन राशि में नहीं आ जाते। जब व्यक्ति की मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो ऐसा समझ लीजिए कि संपूर्ण परिवर्तन, जितना भी परिवर्तन हो रहा है या होगा, वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि को एकाग्र रखें। अगर कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, अगर आपने बिजनेस में बदलाव कर दिया, आपने विद्या में कुछ बदलाव करना सोच रहे हैं, या आप कुछ भाग्य में और बढ़ोतरी करने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोच विचार करके, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके ही आपको फैसला लेना चाहिए। अब है आपके उपाय की बारी। अगर कोई समस्या आने वाली है या चल रही है तो आपको अवश्य ही उपाय का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बीमार व्यक्ति ही दवाई लेता है। अगर आप बीमार हैं तो आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी, आपको उपाय भी करना पड़ेगा। तो उपाय के तौर पर आप क्या करें? उपाय के तौर पर अगर ये समस्याएं इस बीच में आई जो मैंने कही, तो आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। क्या करना है? मेष राशि वालों को हो सके तो सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर देना चाहिए अक्टूबर तक, और बुधवार के दिन रात को चने की दाल भिगो लें। वीरवार को प्रातःकाल उठ करके गाय माता को खिला के आए। ये 2 उपाय आपको अक्टूबर तक कर लेने चाहिए। अगर ये आप अक्टूबर तक करते हैं उपाय, तो 100% हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहेगी। जो समस्याएं आने वाली थी या हो रही हैं, उनमें आपको निजात अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए वृषभ राशि की वीडियो लेकर के आऊँ। अगली वीडियो जो होगी कि वृषभ राशि का गोचर का क्या हाल होगा जब बृहस्पति मेष में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।